गांधी जी ने नारा दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, और अंग्रेजी में उसका तर्जुमा हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी तर्ज पर 3 नए नारे दे दिए 2024 के चुनाव के लिए। भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो, परिवारवाद इंडिया छोड़ो, तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो। ये वो चीजें हैं, वो आरोप हैं जो मोदी पहले भी विपक्ष के दलों पर लगाते रहे कि ये परिवारवादी हैं, ये तुष्टीकरणवादी हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं। तो 2024 के महासमर में अब आप जान लीजिए कि मूल और केंद्रीय बिंदु इंडिया रहेगा। उसी के हिसाब से सबको अपनी अपनी तुकबंदी करनी होगी, उधर वालों को भी इधर वालों को भी। तो सारा नारों का, कवित्व का, दोहे का, चौपाई का जितना भी तरह का कौशल हो सकता है वो इंडिया को ध्यान में रखकर करना होगा। अब सबको इलेक्शन कैंपेन की जो थीम तैयार करते हैं जो क्रिएटिव लोग, उनको भी ध्यान रखना होगा कि अब सारा दारोमदार इंडिया के ऊपर है। दूसरी ओर राजस्थान में आज प्रधानमंत्री थे, वहां एक लाल डायरी का राजनीतिक हलकों में बड़ा शोर है। गहलोत सरकार के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि वो डायरी जो मेरे पास है और जिसका एक पार्ट सरकार के मंत्रियों ने छीन लिया मुझे मारपीट कर, उसी डायरी में सारा कच्चा चिट्ठा है लेन देन का, नगद नारायण का। कल मैंने इसी शो में कहा था कि अभी ये मुद्दा प्रदेश की चौहद्दी के भीतर है, प्रदेश स्तर के नेताओं के बीच में इस पर फुटबॉल हो रही है। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी ने इसको उठा दिया तो ये विषय बड़ा हो जाएगा, और आज नरेंद्र मोदी ने सीकर में मंच से वो विषय उठा दिया। उन्होंने कहा कि लाल डायरी, काले कारनामे। अब वो डायरी भी चुनाव का एक मुद्दा हो गई। जान लीजिए राष्ट्रीय चुनाव का मुद्दा ना भी हो बड़ी वो, लेकिन राजस्थान विधानसभा के चुनाव के लिए तो वो एक निर्णायक मुद्दा हो गई। ये नरेंद्र मोदी ने तय कर दिया। राहुल गांधी ने आज नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और कहा कि वो इंडिया का अपमान कर रहे हैं और विपक्षी एकता से डर गए हैं मोदी, इसलिए वो अब इंडिया के अपमान पर उतर आए। तो कुल मिला के इधर भी इंडिया, उधर भी इंडिया, इंडिया ही इंडिया। एक बड़ी विचित्र स्थिति ये कि जब कहा जाता है कि भारत का अपमान, या इंग्लिश में इंडिया का अपमान, मान लीजिए राहुल जी ने कहा, तो ये अर्ध सत्य है कहिए, अनुकूल सत्य कहिए, कुछ भी कहिए, ये पूर्ण सत्य तो नहीं। भारत जो इंडिया है या इंडिया जो भारत है, यानी जो देश का मसला है, उसका तो अपमान कोई नहीं कर रहा, ना कोई कर सकता है। एक संस्था बनी जिसका एक बृहद नाम है, लंबा नाम है, उसका अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म जो है वो इंडिया बन गया, INDIA, और सबके बीच में डॉट है। और जो भारत जो इंडिया है उसके बीच में डॉट नहीं है। तो ये जो चातुर्य है राजनीति का, इसी के इर्द गिर्द सारा खेल हो रहा है। और आज लोकसभा में, विधानसभा में, पूरे लोकसभा और राज्यसभा में पूरे विपक्ष ने काले कपड़े पहने। तो भाजपा ने कहा कि भाई इनका तो अतीत भी काला, वर्तमान भी काला, भविष्य भी काला, इसलिए काला ही काला इनको पसंद है।
तो मोदी जी कह रहे लाल डायरी काले कारनामे, और विपक्ष संसद में काले कपड़े पहनकर आ रहा है। और उसका तर्क ये है कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री चूंकि मौन है, इसके लिए विरोध जताने के लिए, विरोध दर्ज कराने के लिए हमने ये काले वस्त्र पहने, ऐसा विपक्ष ने वहां कहा। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनी कि 2024 के चुनाव के युद्ध की सारी शाब्दिक व्यूह रचना जितनी होगी वो सब इंडिया के इर्द गिर्द होगी। अभी यही समझ में आ रहा है। भाजपा वाले भी उसी की तैयारी कर रहे हैं और कांग्रेस वाले भी। लेकिन एक चीज और है कि खबरें ये भी आई कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रस्ताव कांग्रेस ने दिया, जिसको स्वीकार किया है लोकसभा अध्यक्ष ने, उसको लेके कांग्रेस के सहयोगी दलों के बीच में भी कुछ मत भिन्नता की फुसफुसाहट है। कुछ दलों को ये शिकायत है कांग्रेस से कि साझा नोटिस दिया जाना चाहिए था अविश्वास प्रस्ताव का, अकेले कांग्रेस को लीड नहीं करना चाहिए था। भाजपा इस पर चुटकी भी ले रही है, और अगर ये है तो फिर ये प्रथम ग्रासे मक्षिका पाते जैसा मसला होगा। मुझे लग रहा है अब 24 की लड़ाई में कैंपेन जो होगा उसमें जो मटेरियल, प्रचार का जो मटेरियल इस्तेमाल होगा उसकी धुरी इंडिया ही रहेगी। आज प्रधानमंत्री ने वो क्विट इंडिया मूवमेंट की तरह 3 नारे दे दिए, भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो, परिवारवाद इंडिया छोड़ो, तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो। इधर विपक्ष भी इंडिया पर है ही, और इसके बीच में लाल और काला की मिक्सिंग चलती रहेगी। अरविंद जी। जी, आपकी बात सही है। दोनों तरफ से इंडिया को ही विषय वस्तु रखने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अमिताभ जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि केवल नाम बदल लेने से कुछ नहीं होता है, सूरत के साथ सीरत भी बदलनी चाहिए। मुझे लगता है ये विपक्ष की जो बैठक हुई थी बेंगलोर में, वहां ये विचार हुआ होगा कि यूपीए नाम से 2 बार ये परास्त हो चुके हैं, 2014 में और 2019। तो महसूस किए होंगे कि ये नाम नहीं है, कोई कैसी नाम लेना चाहिए, तो इंडिया रखा। एक तो मेरा व्यक्तिगत रूप से अवरोध है, इंडिया इस देश के, इस राष्ट्र के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। कोई पार्टी या 2-4 पार्टियों का गठबंधन इंडिया कैसे हो सकता है, ये तो हास्यास्पद है। तो इंडिया रख लेने से मात्र से कुछ नहीं होता है, आपके कर्म भी उस स्तर के होने चाहिए। और केवल नाम रख लेने से ही सब कुछ हो जाता तो प्रधानमंत्री जी की बात बिल्कुल सही है कि इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया नाम है, और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो अभी बैन किया भारत सरकार ने, उसमें भी इंडिया नाम है। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने नाम के अंदर इंडिया लगा के आई थी भारत को लूटने और कब्जा करने के लिए। मुझे नहीं लगता है कि नाम इंडिया रख लीजिए या भारत रख लीजिए उससे जनता वोट करने वाली है। यदि आपके काम अच्छे हैं, यदि इरादे अच्छे हैं, आपके कार्यक्रम अच्छे हैं और आपका दामन पाक साफ है, तो ही जनता का समर्थन मिलेगा। केवल नाम रख लेने से समर्थन का उम्मीद करना मुझे लगता है कोरी मूर्खता है। एक जानकारी रखूं अपने दर्शकों के लिए और अपने मेहमानों के लिए भी, 2019 में लोकसभा के चुनाव में 600 से ज्यादा दल, रत्नाकर भाई 600 से ज्यादा दल चुनाव लड़े, ठीक, उसमें जीते तो कुछ ही लेकिन लड़े 600 से ज्यादा। उसमें 75 दल ऐसे थे, 75 जिनके नाम में इंडिया या इंडियन लगा है, और 50 ऐसे थे जिनके नाम में भारत या भारतीय लगा है। इससे यह सिद्ध हो गया कि इंडिया और इंडियन लगाने से, भारत और भारतीय लगाने से वोट मिलने की कोई गारंटी नहीं, उसका इससे कोई कोरिलेशन नहीं। क्योंकि ऐसी 75 पार्टियां जिनमें इंडिया और इंडियन लगा है, उनमें से अधिकांश ऐसी हैं जिनका खाता भी नहीं खुला। जनता इस बात पर वोट नहीं देगी, एक विषय। दूसरा, आज जो प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपीए का ये नया वर्जन है इंडिया, और लूट की दुकान का सबसे लेटेस्ट प्रोडक्ट है लाल डायरी, लाल डायरी काले कारनामे। रत्नाकर जी। मुद्दा जो है ये कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये इंडिया के ऊपर लाकर जो है चर्चा करना चाह रहे हैं। लेकिन मुद्दा
उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कहीं ये है जी। कि ये जो सभाओं में जाकर के बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार के ऊपर बातें तो अच्छी कर लेते हैं, जी। परिवारवाद तुष्टीकरण के ऊपर बातें तो प्रधानमंत्री जी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन सदन में जब आकर हम पूछते हैं कि मणिपुर का मामले पे आइए, दो चार शब्द कहिए। भारत की जनता, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत की जनता आपको सुनना चाहती है जी। कि मणिपुर 80 दिन से जल रहा है और आपने क्या किया है और क्यों नहीं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया। तो वो उस पर कुछ नहीं बोल करके सभाओं में 2024 की चिंता है इनको, 2024 के सत्ता की चिंता है, देश की चिंता नहीं है। आरोप ये चाहे जितना भी विपक्ष पे लगा लें। आज ये बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, कहने में तो प्रधानमंत्री जी अच्छा लगता है, लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से कर्नाटक में इनकी सरकार चली गई। महाराष्ट्र में जिसको 5 दिन पहले भ्रष्टाचारी बता रहे थे, हजारों करोड़ का घोटालेबाज बता रहे थे, उनके साथ जो है सत्ता में उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो बातें तो अच्छी कर लेते हैं, परिवारवाद की बातें कर लेते हैं, बातें तो अच्छी कर लेते हैं, उन्हीं परिवारवादी पार्टियों के साथ ये गठबंधन करते हैं। चाहे वो आपका बिहार के ये पासवान, चिराग पासवान जी का चाचा भतीजा की पार्टी हो, चाहे फिर अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो, तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो परिवारवाद वाली पार्टियां हैं, तो उनके साथ गठबंधन भी कर लेते हैं। रही बात तुष्टीकरण की जो कर रहे हैं, बढ़िया है भाई, तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है ये देश जानता है। आज कोई भी, इनको तो यहां तक कि इनके दोस्त जो अबे तबे करके बोलते थे, बराक ओबामा, उन्होंने भी कह दिया कि भारत में धार्मिक हमले और धार्मिक हिंसा बढ़ रहा है। और तुष्टीकरण क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति स्वयं करते हैं। जय बजरंग बली बोल करके प्रधानमंत्री जैसे गरिमामय पद पर बैठे हुए ठीक है रत्नाकर भाई, कहेगा कि आप वोट दे दीजिए, तो ये देश में आप ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं ठीक है कर रहे हैं। रत्नाकर जी, अभी रुकना होगा, अभी रुकना, बाकी मेहमानों को बहस में ले आए, फिर चलते हैं, फिर आपके पास दोबारा आएंगे। दीपक रंजन जी, पार्लियामेंट लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस स्वीकृत तो हो गया, यानी ये तय हो गया उस पर चर्चा होगी। चर्चा कब होगी? इसके लिए बीएसी बैठेगी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बोलते हैं उसको, सभी दल होते हैं, स्पीकर बैठेंगे, एक डेट तय हो जाएगी, समय तय हो जाएगा, ठीक। तब आज सदन न चलने देने की क्या स्थिति थी भाई? जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र था वो चल दिया गया। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन से बड़ा तो ब्रह्मास्त्र लोकतंत्र में कुछ है नहीं। फिर तो यही है कि हाथापाई कर लो, जाके मारपीट कर लो, आपस में लट्ठम लट्ठा। अगर वो शारीरिक हिंसा नहीं का विकल्प नहीं है तो लोकतंत्र में सबसे बड़ा अस्त्र है सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस एक्सेप्टेड हो गया, स्वीकार हो गया, तब आज लोकसभा क्यों नहीं चली, राज्यसभा क्यों नहीं चली? तब आज हंगामा क्यों? जो कुछ कहना सुनना है वो उस प्रस्ताव में कहा जाएगा ना, और वहां प्रधानमंत्री जवाब देते हैं, ये भी आपको मालूम है। इसीलिए तो कांग्रेस ने और सबने कहा था कि हम प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं, इसीलिए हम ये प्रस्ताव लाए हैं। तो जब वो प्रस्ताव स्वीकृत हो गया नोटिस, तब आज लोक सदन नहीं चल सकता था क्या? देखिए अमिताभ भाई जी, देखिए विपक्ष के लोग जो इंडिया घटक दल है, इंडिया गठबंधन है, इंडिया अलायंस है, ये हाथापाई पे नहीं उतारू, हाथापाई पे ये लोग सत्ता पक्ष के लोग उतारू, क्योंकि ये लोग इस कदर डेस्परेट है। आपने देखा नहीं? देखिए अमिताभ भाई, लेट में फिनिश, मेरी बात आ जाने दीजिए। अगर क्या आप इनकी मर्यादा की भाषा का आपको कहेंगे मनोज तिवारी जी सदन के बाहर किन भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं विपक्ष के सांसदों के लिए? बेशरम और नामर्द, क्या इन्होंने चेक किया कौन मर्द है कौन नामर्द है? इस तरीके की भाषा का उपयोग क्यों करेंगे? और अगर हमने काला कपड़ा पहन करके, देखिए काला कपड़ा पहन करके विरोध दर्ज कराने की परंपरा आज से नहीं, जब साइमन गो बैक भी जो हमने उल्लेख किया था इंडिया में, तो चाहे भी काला कपड़ा पहन करके विरोध दर्ज कराने और काला कपड़ा पहन करके जैसे आज दिन भर चर्चा आपने की, लोगों का ध्यान आकर्षित किया, तो कोई ना कोई तरीका मेरे पास था। लेकिन आपने देखा होगा आज केंद्र सरकार के इतने सम्मानित मंत्री और राज्यसभा में नेता सदन, उन्होंने काले कपड़े पे पूरा ऐसे बोल दिया कि काले कपड़े वाले काला धन छुपाए हैं, इनका कल भी काला था, इनका आज भी काला है, इनका भविष्य भी काला होगा। माफ करिएगा अमिताभ भाई, काला कपड़ा आपके ऊपर बहुत सूट कर रहा है, और मैंने भी काला कपड़ा पहन रखा है, और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार काला कपड़ा पहना है। लेकिन काले कपड़े से ये चीजों को लेकर के इतना ज्यादा हैरान परेशान हुआ है। आज तो पूरा ऐसे इन्होंने काले कपड़े के ऊपर सुना दिया। एक सांसद ने से मणिपुर की बात कही, और आपने देखा होगा स्मृति ईरानी जी किस तरीके से चिल्लाई, ना उनकी बात समझ में आ रही थी, ना उनकी वो समझ में आ रही थी। और हमारे राज्यसभा के सांसद, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद श्री संजय सिंह जी को क्यों सस्पेंड करने का काम किया? क्या मणिपुर इंडिया का कर?
मैं इंडिया घटक दल इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिया INDIA की बात कर रहा हूँ। क्या ठीक इंडिया है जो है दीपक वो भैया, दीपक बाबू एक मिनट रुको। ठीक है, समस्या ये रोज फंसेगी, दिन में 100 दफे फंसेगी कि कब कौन से इंडिया की बात हो रही है। क्या 11:02 पर बोलोगे तो कहोगे वो इंडिया, 11:03 बोलोगे बोले ये इंडिया। ये इसीलिए हमने शुरुआत में कहा था इंडिया से बचो, इंडियन रख लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, इंडिया से बचना चाहिए था। आप इंडिया का फुल फॉर्म देखिए ना, आप इंडिया के फुल फॉर्म में इंडिया नहीं है। ठीक, एक मिनट दीपक, ये बताइए अमिताभ भाई, आ गई बात, नहीं आ गई बात, दोबारा में आएंगे तब बोलिएगा। अभी मेरी बात नहीं है अमिताभ भाई, मैं ये इन्होंने जो एनडीए रखा, क्या ये जो है उसको नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कहते हैं? यही तो कहते हैं ये। ठीक, एक भैया रुक जाओ, अब आगे दोबारा में आएंगे। ये तर्क यहाँ लागू नहीं होता जो आपने दिया, इससे बेहतर मैं बात बोल देता हूँ। तो इंडिया से बेहतर नाम कोई हो नहीं सकता। अरे भाई रुकिए, अभी रोकिए इनकी आवाज। आप इंडियन रखो 75 पार्टियों में, कोई समस्या नहीं। अब आप ये जो लिबर्टी अपने मन से लेंगे ये नहीं चलेगी कि 11 बजे मैंने वो इंडिया बोला था, 12 बजे जब इंडिया बोला तो उसका मतलब वो था। ये आप तय करेंगे, ये तो जो सुन रहा वो तय करेगा ना मित्र। ये तो समझो, राहुल गांधी ने कहा कि मोदी इंडिया से घृणा कर रहे हैं। अब किस इंडिया से घृणा कर रहे हैं ये कौन समझाएगा? ये कौन समझाएगा? किसी को बोलना पड़ेगा ना कि कौन वाला इंडिया। इसीलिए आपने भ्रम पैदा किया, तो ठीक है फिर झेलो भाई। तो आज उन्होंने 3 नारे दिए तो प्रधानमंत्री झेलना होगा। खैर राघवेंद्र जी, अभी दीपक जी एक मिनट, दोबारा आएंगे तब तक उसको लिख के रखो कई तर्क को। राघवेंद्र जी, मैं समझ गया 24 का पूरी धमा चौकड़ी इसी के इंडिया के इर्द गिर्द हो जाएगी क्या? ये इनके पास ये लिबर्टी होगी विपक्ष के पास कि ये सोमवार को वो इंडिया बोले और मंगल को कौन दूसरा इंडिया बोले। ये आपने क्या बोलना है वो आज प्रधानमंत्री ने खुद ही सेट कर दिया मामला, तो अब मसला संबित पात्रा का रहा ही नहीं। जब प्रधानमंत्री ने बोल दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो टाइप का 3 मंत्र उन्होंने दे दिए और क्या बता दिया कि भाई लाल डायरी काले कारनामे। राघवेंद्र जी, अब इसी पर लड़ाई होगी 24 की? अमिताभ जी, अगर विश्वसनीयता होती है किसी व्यक्ति की या राजनीतिक दल की, कोई भी काम करिए, आप कोई भी नाम रख लीजिए, कोई भी आप कपड़े पहन लीजिए, जनता आपकी बात सुनेगी। लेकिन अगर आप खाली फलाना नाम बदल के कि हम इससे 2 चुनाव हार चुके हैं, ठिकाना नाम रख लेंगे, अब हम काले कपड़े पहन के सदन में जाएंगे तो देश का ध्यान आकर्षित होगा, इसे क्या कहा जाएगा? राजनीतिक पैतरेबाजी कहा जाएगा? या अब ये लोग जो कर रहे हैं वो किस दिशा में कर रहे हैं, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में क्या दशा है? एक सांसद अमेठी और रायबरेली 2 पे जीते थे 2014 में। 2019 में प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनाई गई, पूरा प्राण लगा दिए और उसमें अमेठी हार गई। उसके बाद बेचारे लल्लू सिंह को हटा दिया गया। पूरा देश जानता है कि यहाँ पर प्रियंका जी ने अपनी प्रतिष्ठा लगाई थी, मीडिया ने भी दिखाया था, सब कुछ हुआ था, ढोल-ताशे बजाए गए थे, लल्लू सिंह बेचारे शहीद कर दिए गए। क्या ये उत्तर प्रदेश की जनता ने नहीं देखा? भले आदमी तो बड़े मेहनती थे, वो जितने दिन अध्यक्ष रहे हर दिन जेल गए। अमिताभ जी इनकी कारगुजारियां बता रहे हैं जी, ये किस तरीके से राजनीति करते हैं। समाजवादी पार्टी 2014 में अखिलेश यादव, 2012 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, क्या इन्होंने गति कर दी समाजवादी पार्टी की? 2017, 2019, 2022 आपके नगर निकाय के चुनाव, आजमगढ़ रायबरेली के चुनाव, पूरी गति खराब कर दी समाजवादी पार्टी। अब ये लोग तुकबंदी करके देश में राजनीति करना चाहते हैं। मैं उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता हूं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश के विषय में बोलना चाहता हूं। पूरा ये गठबंधन एक हो जाए, अखिलेश यादव हो जाए, तेजस्वी जी का भी हम सोच रहे हैं अभी जो चर्चा में पिछले कल में डिबेट में बैठा था, तेजस्वी जी भी यहाँ प्रचार करेंगे आके, अखिलेश जी रहेंगे, राहुल जी रहेंगे, जयंत जी रहेंगे। उत्तर प्रदेश में है कहाँ ये लोग? कुल मिलाकर कुल जमा 3 सीटें हैं भाई। उत्तर प्रदेश की जनता ये नहीं पूछेगी अमिताभ जी, आप लोग ये लोग चुनावी पिकनिक मनाने चले आते हैं 5 साल के बाद, करते क्या है आप लोग?
पूरा भाई इस तरीके से राजनीति का घोड़ा प्रदर्शन बंद करें, समाज में रचनात्मक विरोध करने का काम शुरू करें। 2014 के बाद अब सीधे 2019 में नजर आए, 2019 के बाद सीधे 2023 में नजर आ रहे हैं। भाई क्या उत्तर प्रदेश और देश की जनता को बेवकूफ समझ रखा है क्या? अब काले कपड़े पहन के ड्रामेबाजी करेंगे, पीले कपड़े पहन के ड्रामेबाजी करेंगे, इंडिया नाम रख लेंगे, रूपकबाजी करेंगे। अरे भाई उत्तर प्रदेश देश की जनता भली प्रकार से आपको सिरे से नकार चुकी है, आपकी विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। और अब आप लोग कम से कम रचनात्मक विरोध करें तो उससे हो सकता है कुछ सीटें आए। आप लोग संपूर्ण विपक्ष मान्यवर 50 सीटों में निपटने वाला है देश में। आप लोग चाहे इतनी राजनीतिक अपनी भविष्यवाणी करो, ठीक है। राघवेंद्र जी रुकना होगा। मैं एक अरविंद जी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, सोमवार को संसद में दिल्ली से जुड़ा अध्यादेश पेश करेगी सरकार, लोकसभा में उसको गृहमंत्री अमित शाह पेश करेंगे, ठीक सोमवार को। वो इंडिया के एकीकरण का मुख्य बिंदु था। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल की दो टूक चेतावनी थी कि कांग्रेस अगर होल हार्टेडली इसके सपोर्ट में आने का अनाउंसमेंट नहीं करेगी तो हम बाहर। क्या कांग्रेस ने वो किया? अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग जब होगी, बहस जब होगी, वो तो तारीख अभी तय होगी, लेकिन इसमें तो तय हो गई। सोमवार को लोकसभा में है, मंगल को राज्यसभा में आ जाएगा, ठीक। राज्यसभा में उम्मीद थी अरविंद जी को, वो कह भी रहे थे, देश भर में गए भी थे सारे नेताओं के पास कि हम यहां पटक लेंगे सरकार को, लेकिन वहां यह हो गया कि जगन रेड्डी की पार्टी ने दिल्ली से जुड़े अध्यादेश पर संसद के दोनों सदनों में सरकार का समर्थन करने की बात कह दी। तो लोकसभा में तो बहुमत की कोई मुश्किल ही नहीं, राज्यसभा में भी बहुमत के पार चला गया एनडीए। अरविंद जी, फिर केजरीवाल जी को क्या हासिल अगर वो अध्यादेश ही पारित हो गया, जिस अध्यादेश के बाद मास्टर का कंपाउंडर का ट्रांसफर नहीं हो कर सकते वो, तब क्या होगा अरविंद जी? ये बड़ा मसला है, इस पर अभी ज्यादा चर्चा हो नहीं पाई कि जगन रेड्डी के पार्टी के समर्थन देने के बाद इक्वेशन कैसे बदल गए राज्यसभा में। अरविंद जी देखिए अमिताभ जी, विपक्ष का तो यही रोना है कि एक भी मुद्दा आप नहीं बता सकते हैं जिसमें पूरा विपक्ष की एका हो। दो इश्यूज को छोड़ के, एक है भ्रष्टाचार और दूसरा है परिवारवाद। उसके अलावा बताइए अलग अलग इश्यूज पे अलग अलग सबके राय। ऐसा गठबंधन आपने देखा है जिसमें न कोई नियति हो, न कोई नीति हो, न कोई कार्यक्रम हो, न कोई नेता हो? अब तक विपक्षी जो गठबंधन हुआ है, दो बैठक हम देख रहे हैं, एक पटना का, दूसरा बेंगलोर का। एक में केजरीवाल साहब पहले रूट कर वापस आ गए और दूसरे में नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी जी समेत वापस आ गए। तो ये कौन सा गठबंधन? जब आपका कोई कार्यक्रम ही नहीं है, लक्ष्य ही नहीं है, केवल विरोध के लिए, विरोध करने के लिए गठबंधन अस्तित्व में जो आता है वो सफल नहीं होता है। और ये जो दिल्ली का के ऊपर जो भारत सरकार बिल ला रही है, उसमें तो कांग्रेस के बड़े लीडर, केंद्रीय नेता कह चुके हैं कि ये आना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के पास वो अधिकार ट्रांसफर पोस्टिंग का नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दिल्ली जो प्रदेश है वो फुल फ्लेज प्रदेश नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ राष्ट्र की राजधानी भी है, बाकी राज्यों का भी अधिकार है। और अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह से विधानसभा में खड़ा होके संविधान का माहौल उड़ाते हैं कि कौन एलजी, कहाँ का एलजी, कैसा एलजी, क्या चुने हुए मुख्यमंत्री से ऐसी अपेक्षा की जा सकती है? ऐसे में उनको पूरा पावर मिल जाए तो दिल्ली कैपिटल चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो अब विपक्ष को चाहिए कि इस पे एकमत होकर वहां बहस करते, तो आप विरोध कर देते हैं, बिलों पे चर्चा नहीं करते हैं, इश्यूज पे चर्चा नहीं करते हैं। जब मंत्री उत्तर देते हैं, प्रधानमंत्री जब उत्तर देते हैं तो विपक्ष बहिष्कार कर देता है। देखिए अमिताभ जी, एक लाइन में कहूंगा मैं कि विपक्ष की मंशा चर्चा कर। जी ठीक ठीक है अरविंद जी। रत्नाकर भाई, आम आदमी पार्टी के लिए 99% कंसर्न है इंडिया में कि ये बिल रुके, ठीक। बाकी 24 में क्या होगा, 29 में क्या होगा, वो बात की बात है, वो जान रहे मेरी तो सरकार आने में तो प्रधानमंत्री बन नहीं रहा, ठीक। उनका बेसिक कंसर्न, और अरविंद ने इसको छुपाया भी नहीं था, उन्होंने
पटना की बैठक के बाद दो टूक कहा था प्रेस से, कांग्रेस ओपनली सपोर्ट में खड़ी होगी तो जाऊंगा बेंगलोर, वरना नहीं जाऊंगा। ठीक, इसमें कहीं कोई उन्हें भ्रम भी नहीं रखा। इस मामले में तारीफ करनी पड़ेगी। राज्यसभा में उनको उम्मीद थी कि अंक गणित डाइसी है, लेकिन सरकार ने जगन रेड्डी का सपोर्ट मैनेज करके तस्वीर पलट गई राज्यसभा के अंक गणित की। तब क्या होगा? अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए तो डू और डाई का मसला है वो अध्यादेश, इसीलिए वो विपक्ष के हर नेता के घर गए थे। रत्नाकर जी, जी देखिए जी, ये इंडिया जो संगठन बना है वो जी। देश के तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को मिला करके और राष्ट्रीय पार्टियों को मिला करके, सबका उद्देश्य एक और सिर्फ एक मात्र है कि किस तरह से संविधान से खिलवाड़ करने वाली पार्टी, जी, लोकतंत्र का आज मजाक उड़ाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करके लोकप्रिय जो है एक शासन लाया जाए जिसमें जनता के जनहित से जुड़े मुद्दों से सरोकार रखे जाए। ये हमारा उद्देश्य है। इसमें अगर राज्य स्तरीय कोई भी अगर मुद्दे आते हैं तो निश्चित रूप से हम उसको मिल बैठ करके, हो सकता है हमारा ओपिनियन अलग अलग हो, क्योंकि अलग अलग विचारधारा की पार्टियां हैं, ओपिनियन अलग हो सकता है, लेकिन कोई भी इस तरह के राज्य स्तरीय मुद्दों पे हमारा मतभेद हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे पे हम एक हैं और वो मैंने उद्देश्य आपको बताया। दूसरी दो तीन चीजें हैं जो मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझे, आपसे रिक्वेस्ट जी। प्रधानमंत्री जी, दो तीन पॉइंट्स है। प्रधानमंत्री जी बार बार जो है राजस्थान वाली रैली में लाल डायरी लाल डायरी लाल डायरी, हाँ वो भाई वो क्या है, राक्षस की जान तोते में अटकी हुई, राक्षस की जान तोते में। अरे भाई तोता तो आपके हाथ में है, वो ईडी तोता, सीबीआई तोता, ये सारे तो आपके हाथ में है। जब चाहे राक्षस की जान जो है मुंडी आंच दीजिए, कौन रोका है? आपके पास सारी एजेंसियां हैं। लाल डायरी क्या, हरी पीली नीली डायरी तक का इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए, कोई नहीं रखा है। तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल परसेप्शन बनाने की भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कवायद है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये काले कपड़े का इतना विरोध कर रहे हैं, काला मन बता रहे हैं, काला तन बता रहे हैं। अरे भाई जो आपने वादा किया था 15-15 लाख काले धन आएंगे, वो स्विस बैंक में तो काला धन अब आप जब से आए तब से तो दोगुना हो गया, उसके बारे में कौन चर्चा करेगा? ये भी तो जरा बता दीजिए, ये भी प्रश्न है। तीसरी चीज है, छोटा सा 20-10 सेकंड लूंगा। तीसरी चीज देखिए अमिताभ जी, ये नाम के ऊपर चर्चा है, नाम इंडिया। अरे भाई इंडिया नाम रखा है, ये तो हम तो गौरवान्वित है कि हमने इंडिया नाम, उसका शॉर्ट फॉर्म इंडिया हो गया, आप तो गौरवान्वित है, देश को अपने आप के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। आपने जो नाम रखा है अमृतकाल, क्या यह देश में अमृतकाल चल रहा है कि आपातकाल चल रहा है? मणिपुर में हिंसा हो रही है, हजारों लोग मणिपुर छोड़ भैया रत्नाकर बाबू आगे बात, अब आगे ठीक, मणिपुर पर बोल चुके हो पहले, अब रुक जाओ, अब रुकना होगा, अभी रुक जाओ, अभी रुक, नहीं नो, आप बोल चुके थे मणिपुर पर, रिपीटिशन नहीं करो ना, रिपीटिशन नहीं करो यार ना, रिपीटिशन नहीं ना, जनता का समझने तो जनता अरे भाई आप शुरू में जब आपने किया तो मणिपुर पे ही बोले थे ना 3 मिनट, तो जनता नहीं समझ पाई, आप डबल समझेंगे क्या? नाम पे चर्चा है तो अमृतकाल और आपातकाल पे बोल रहा हूं ना। रत्नाकर जी एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए भैया। दीपक रंजन जी, कहीं मैं पढ़ रहा था कि बिहार में इंडिया बने और चाहे सिंगापुर बने उसका कोई मतलब नहीं, ऑलरेडी वहां मैक्सिमम अलायंस है ऑलरेडी, ठीक ठीक, उससे ज्यादा हो नहीं सकता। इंडिया नहीं, कोई नाम रख लो गठबंधन का, क्या बिहार में जितनी पार्टियां सक्रिय हैं सब में अलाइनमेंट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक। महाराष्ट्र में ऑलरेडी गठबंधन है, क्या इंडिया से पहले से ही 2 बड़े राज्य। उत्तर प्रदेश में इंडिया नहीं सुपर इंडिया गठबंधन हो चुका। ये 26 दल वाला छोड़ो, वो तो 126 दल वाले जितना बड़ा गठबंधन हो चुका था, परमाणु गठबंधन, बसपा सपा आरएलडी नहीं, उसका परिणाम सामने है। तो एक जो एक अति उत्साह दिख रहा है कि भाई इंडिया आ गया, अब बचो हटो,
अब कोई नहीं बचेगा। अब कि हम ऐसा फार्मूला लाए हैं, तो उस पर कुछ रोशनी डालिए भाई। वो फार्मूला पहले भी तो कई राज्यों में है ना, नहीं? अब नया क्या हो जाएगा? जैसे उत्तर प्रदेश में मान लो इंडिया है, तो इंडिया में 26 दल हो, 36 दल हो, उत्तर प्रदेश की राजनीति कैसे बदलेगी उससे? देखिए अमिताभ भाई, मैं सबसे पहले अपने बड़े भाई आदरणीय अरविंद भाई की बात में आना चाहता हूँ, और बड़े बुद्धिजीवी हैं। मैं इनकी किसी बात पे अमिताभ भाई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि हो सकता है मैं भी शायद मैं गलत हो सकता हूँ, ये गलत हो सकता है। लेकिन जहां तक सवाल बेंगलुरु मीटिंग से नीतीश कुमार जी को आदरणीय लालू यादव जी का जाने का था, लालू यादव जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं। और नीतीश कुमार जी बेंगलुरु अपने चार्टर्ड प्लेन से गए, और उसी दिन शाम को 23 तारीख को उनके वहां एक मेला लगता है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें कई वर्षों से, कई सालों से, क्योंकि उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें जनता उनसे जुड़ी हुई है, और उनको उसमें पहुंचना, उसमें उनको जाना ही है। और चूंकि चार्टर्ड प्लेन से आए तो उनको भी अपने साथ लेकर के चलेगा, और आदरणीय लालू यादव जी, अरविंद भैया वो नॉर्मल प्लेन से गए, इसलिए चलेगा। अच्छा देखिए, सही है, ये सही कह रहे हैं कि ठीक है, गठबंधन पहले भी हुआ, बहुत बड़ा गठबंधन रहा, परमाणु गठबंधन रहा, सारी चीजें रही, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी भी कोई चीज होती है। और आज की तारीख में ये जो गठबंधन बना है, ये जनता की आवाज है, और गठबंधन जो है ये जनता की आवाज। 19 में जो आपने गठबंधन किया था वो जनता की आवाज नहीं थी, बिल्कुल वो आपकी मन की आवाज थी केवल। बिल्कुल जनता की आवाज थी अमिताभ भाई, लेकिन 5 साल में इनका गठबंधन जो है, एंटी इनकम्बेंसी और ज्यादा बढ़ी। दीपक जी, एक मिनट अच्छी चर्चा हो जाए। 5 साल एंटी इनकम्बेंसी के बाद गए थे ये चुनाव में, 14 से 19 तक सरकार चलाने के बाद चुनाव में गए थे। देखिए, दोबारा आदमी ने मौका दिया, दोबारा नहीं, उनसे पूछ रहे हैं। 10 साल तो देखिए मनमोहन सिंह जी की भी सरकार थी, 10 साल थी ना मनमोहन जी की सरकार, अलायंस की गवर्नमेंट थी। जनता को बड़ी उम्मीदें थी इस सरकार से कि चलो एक बार और मौका देते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, हमको हर तरफ जो है वो। अभी आप मैं स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात करूंगा तो आप कहिएगा उससे हट जाओ। नहीं, दीपक जी, मान लो तीसरी बार मौका मिल गया तो आप कहोगे अब की नहीं, 29 में एंटी इनकम्बेंसी लागू हो गया। अग्निहोत्री जी, हम क्यों कहेंगे, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हो। ये चुनाव 17 वर्ष से जनता होने जा रहा है, जनता लड़ने जा रही चुनाव, क्योंकि जनता को जितना परेशान किया, जनता आस और उम्मीद। और बाकी राघवेंद्र भाई अभी हमारे बड़े भाई हैं, इतना ज्यादा परेशान लल्लू सिंह जी को लेकर के, इनको लेकर के और कांग्रेस को लेकर के इतना ज्यादा ये परेशान दिखे। अरे इतनी परेशानी अपनी पार्टी को। ठीक है दीपक जी, अरे लल्लू सिंह का जवाब वो देंगे रत्नाकर जी। आप क्या परेशान हो रहे लल्लू सिंह पर? लल्लू सिंह की दशा है, दुर्दशा है, वो जवाब देंगे ना। आप क्या लोड ले रहे हो? आप सपाट में बोलो, इंडिया है, आप लोड मत लो। ठीक है, लल्लू सिंह का तो काम ही खराब कर दिया आप लोगों ने। ठीक है, बात लोग के मत कहिए। आपने इनको क्यों नहीं मना किया? तुम क्यों बोले लल्लू सिंह पे? ठीक है, आपने इनको क्यों नहीं मना किया? ये तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं? दीपक रंजन आगे बात आगे 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 मैं राघवेंद्र सिंह के पास चलूंगा। ठीक है, आ गई बात, आ गई भाई, आ गई। देखिए आप बात जो भाई, आप इनको भी टोक दिया, अगर हम गलत करते हैं। आपकी बात आ तो गई भाई, लल्लू सिंह पर किए क्यों बोले? हमने कहा ना, आपने बोल दिया, रिकॉर्ड में आ गई। आपकी बात रिकॉर्ड में आ तो गई, और क्या चाहते हो मित्र? आपको इनको भी तो बोलना चाहिए ना। अरे भाई, आपकी बात रिकॉर्ड में आ गई, अब काहे को उसके पीछे पड़े हो? लल्लू सिंह की फोटो लगाओगे क्या? आ तो गई बात, अब तो दया करो भाई, आ गई बात दोस्त, आ गई लल्लू सिंह की बात। इतना तो लल्लू सिंह खुद अपने लिए नहीं बोले जितना आप बोले। आज सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे, कहेंगे भाई दीपक रंजन हमारे बड़े हितैषी हैं। ठीक है, अब रुक जाइए, अब रुकिए, आगे बात आगे। राघवेंद्र सिंह जी वो कह रहे भाई पुरानी बातें भूल जाओ, अब की एनर्जी बूस्टर लेके आए हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड इंडिया। और राहुल जी ने जब कह दिया तो फिर रत्नाकर जी, दीपक जी की सब बातें छोड़ दीजिए, उनने कह दिया इंडिया से कौन जीत पाया है? कोई जीत सकता है क्या? लो कर लो बात, फिर आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं जब कोई जीत ही नहीं सकता? राघवेंद्र जी, सर मैं अमिताभ जी ने नाम इसीलिए रखा हुआ कि देश की जनता भ्रमित हो जाए, ये इंडिया है कि वो इंडिया है, वो इंडिया है कि ये इंडिया है। आज की तारीख में जनता बहुत होशियार हो गई है, इतनी अकल राघवेंद्र सिंह को है, इतनी देश और देश की जनता को भी है। ये अमिताभ जी, इनका दांव उल्टा पड़ेगा। इन्होंने, मुझे याद है 2014 में एक कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, उसमें इनके एक वरिष्ठ नेता ने चाय वाला कहा था, तो चाय वाला शब्द इनके लिए गले की फांस बन गया था, अमिताभ जी याद होगा। उसके बाद इन्होंने 2019 में
मोदी जी को नीच आदमी कहा था, वो इनके गले की फांस बन गया था। 2019 का चुनाव लगभग उसी की चारों तरफ घूमा था, दादू याद होगा। अब ये जिस तरीके से इंडिया नाम का इधर दाएं बाएं प्रयोग करना चाहते हैं, वो इनके गले का फांस बन जाएगा, इनका जवाब देते नहीं बनेगा। भाई इंडिया की जो बैठकें हो रही है, अरे भाई कुछ नहीं कहा था। जो आपकी इंडिया की 2 बैठकें हो गई हैं, उसमें अभी तक तय क्या हुआ है ये बताइए। सिर्फ बैठकों के लिए बैठके, अगली बैठक की तारीख, अरे बिना दूल्हे की बारात। हम कह रहे भैया दूल्हा बताइए, बोले शादी हो जाने दीजिए, दूल्हा बाद में तय हो जाएगा। ऐसा होता है शादी के बाद दूल्हा तय होता है क्या? बता दीजिए। अभी आप कह रहे थे का मजाक बनाते हैं। देश की भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का इतना अपमान आप लोगों ने किया है, नीच आदमी, गंदी नाली का कीड़ा, चाय वाला, ना जाने क्या क्या देश के प्रधानमंत्री के लिए किया है। अगर मान्यवर लोकतंत्र कौन बोला था? होता तो आधे जर्सी गाय कौन बोला था? जिस तरीके से गुंडागर्दी करते हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के भूल गए क्या? मेरी बात तो करिए, अपनी कांग्रेस को खुद करिए। कौन बोला था? से आप राहुल गांधी देश के लिए प्रधानमंत्री बोला था? पाकिस्तान जाकर जर्सी गाय किसने बोला मानते हैं? था? आप क्या बात बोले? मनमोहन सिंह किसने बोला था? घपले घोटाले को लेकर के जमानत पर है। यही झुनझुना बजाते रहिए, यही झुनझुना बजाते रहिए, यही झुनझुना बजाते रहिए। पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है, पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है, 100 के अंदर सिमट रहे हैं। अगर नहीं सिमटते तो आज मणिपुर पे बात करते, मणिपुर पे बात करते, इंडिया पे बात करते। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, दोनों लोग रुकिए। रत्नाकर सिंह की आवाज में रुकिए, राघवेंद्र सिंह की भी। मणिपुर को लेके बड़ा राजनीतिक कोलाहल है, होना भी चाहिए। अरविंद जी, मैं इसमें एक बात सोच रहा, आज मतलब कल परसों नरसों सोमवार मंगल बुध बृहस्पति में कभी ना कभी, मतलब बृहस्पति तक 10 दिन का टाइम होता है, एक व्यवस्था है, परंपरा है कि विद इन 10 डेज चर्चा हो जाएगी नोटिस एक्सेप्ट होने के, नो कॉन्फिडेंस पर। ठीक, मणिपुर पर चर्चा हो जाएगी, सब बोल लेंगे, खूब बोल लेंगे, खुल के बोल लेंगे, क्या हुलस के बोल लेंगे, सब मन की कह लेंगे। किसी के पास मणिपुर पर कोई मटेरियल बचेगा नहीं जो न कहा जाए। ठीक, लोकसभा में प्रधानमंत्री भी बोल लेंगे, जो एक बात है कि भाई प्रधानमंत्री को बुलवाना है, ठीक है। उस व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद फिर ये इशू कैसे आगे चलेगा? ये ना मणिपुर पर नहीं बोल रहे प्रधानमंत्री 1.5 घंटा 2 घंटा जवाब देंगे, स्वाभाविक है, उनकी अपनी शैली है। क्या उसमें मणिपुर पर भी बोल लेंगे, राजस्थान पर भी बोल लेंगे, छत्तीसगढ़ पे, पूरे देश में बोल लेंगे? नहीं। तब फिर क्या होगा? मणिपुर पर सारी बातें कह देंगे, सब लोग अपनी अपनी रिकॉर्ड में भी आ जाएगा इतिहास के लिए। फिर कैसे चलेगा ये मुद्दा आगे? भाई लोकसभा में इस पर वोट हो जाएगा, लोकसभा में इस मसले पर वोट हो जाएगा, फिर खड़गे जी अलग से एक कैंपेन चलाएंगे। देखिए अमिताभ जी, इसकी चिंता वो करेगा जिसकी मंशा हो कि मणिपुर में शांति व्यवस्था स्थापित हो। विपक्ष की मंशा कहीं से भी ये नहीं है कि शांति व्यवस्था स्थापित हो। विपक्ष इस बात के लिए ज्यादा चिंतित है कि सरकार को वो घेरे और सरकार की आलोचना करे और संसद के दोनों सदनों में सरकार की किरकिरी करे। जो विपक्ष है उसकी मंशा यहीं तक सीमित है। देखिए, विपक्ष का काम केवल विरोध करना नहीं होता है, विपक्ष का काम राष्ट्रीय संकट की स्थिति में, राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति में सरकार के साथ खड़ा होना भी होता है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रही है। कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका निभाना नहीं आती है तो सीखना चाहिए। अमिताभ जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी हो या चंद्रशेखर हो या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, इनको बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा। कैसे राष्ट्रीय सूझ पे सरकार के साथ ये लोग खड़े होते थे, व्यक्ति दलगत हितों से ऊपर उठकर।
लेकिन कांग्रेस को लगता है कि सत्ता में रहने का केवल उसे ही अधिकार है, इसलिए हर मसले पर, चाहे वो विदेश नीति का मसला हो या राष्ट्रीय, या जब सेना कोई पराक्रम करती है विदेश में जाकर तो सेना के ऊपर भी प्रश्न खड़ा करते हैं। और कल आपने देखा किस तरह से विदेश मंत्री को सदन में अपने बात नहीं रखने दी गई और वो ये बता रहे थे कि पूरे विश्व पटल पे भारत का वैभव बढ़ रहा है। और कभी आप कल्पना करेंगे कि विपक्ष का एक नेता विदेश में जाकर विदेश से अनुरोध करेगा और दूसरे देशों से अनुरोध करेगा कि आप भारत के मामले में हस्तक्षेप करिए? क्या ये विपक्ष की भूमिका होती है? तो आप जो चीज पूछ रहे हैं मुझसे, उसकी चिंता तो वो करेगा ना जो समाधान चाहता होगा, जो चाहता होगा कि मणिपुर में शांति हो जाए। अमिताभ जी, मणिपुर में कल शांति हो जाती है तो फिर कांग्रेस मुद्दा क्या उठाएगी, विपक्ष मुद्दा क्या उठाएगा? देश जले तो जले, लेकिन देश जलने के बिना पर भी, देश जलने के कीमत पर भी सरकार की आलोचना का मौका मिलता है तो ठीक रत्नाकर भाई, ठीक है, ठीक है अरविंद जी, अभी रत्नाकर जी, इंडिया ने डॉट वाली इंडिया ने अपना सारा फोकस इस बात पर केंद्रित कर दिया, अपने पूरे पॉलिटिकल मूवमेंट का फोकस इस बात पर लाके सेंट्रलाइज कर दिया कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री बोले। विद इन अ वीक प्रधानमंत्री मणिपुर पर बोल लेंगे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, ठीक। उसके बाद अमिताभ जी देखिए, बड़ी गंभीरता से मैं एक बात कहना चाहूंगा जी। विपक्ष का काम होता है कि देश में अगर सरकार, सत्ता पक्ष अगर अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से बचती है तो विपक्ष का काम है कि उसको सदन में लाना, देश के सबसे बड़े महापंचायत में उनको बुलाना और उस पर चर्चा करना और देश की जनता के सामने उसको जवाब मांगना, ये विपक्ष का काम होता है। अगर हम रूल 267 के तहत अगर प्रधानमंत्री जी को विस्तृत और बृहद चर्चा चाहते थे तो ये क्यों नहीं आए और क्यों नहीं उसमें चर्चा की? अब तो आ गए, बात तय हो गई, अब तो बात तय हो गई, सब बोल लोगे, प्रधानमंत्री रिस्पॉन्ड करने के लिए परंपराओं के तहत बाध्य है, बात खत्म। इसमें तो कुछ संदेह है क्या कि इसके लिए भी आंदोलन चलाएंगे आप? इतनी बड़ी घटना को अगर प्रधानमंत्री बोल लेंगे, लेकिन आप ये गंभीरता नहीं समझ रहे हैं कि उनको जवाब देना पड़ेगा। अविश्वास प्रस्ताव में जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं वो प्रश्न पूछेगी तो प्रधानमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा। और जवाब ये देना पड़ेगा कि 80 दिन से जो मणिपुर जल रहा था तो आप क्यों मौन साधे हुए थे? मैं पूछ रहा हूं उसके बाद। रत्नाकर भाई, मेरे सवाल एक सेकंड, अरे भाई एक मिनट, जाने की फुर्सत एक है, मिनट, लेकिन आपको रत्नाकर भाई एक मिनट, अभी रुकिए। मेरा प्रश्न बहुत संक्षिप्त है, फ्रांस और जापान नहीं। मेरा प्रश्न मणिपुर पर नो कॉन्फिडेंस मोशन में मणिपुर आएगा, विपक्ष सवाल रखेगा, प्रधानमंत्री जवाब देते हैं, ये परंपरा है। मैं उसके बाद पूछ रहा हूं, उसके बाद क्या होगा वो समझना चाह रहा हूं आपसे। फ्रांस जापान छोड़ो, मान लीजिए बुधवार को बहस हो गई, बुधवार को शाम को प्रधानमंत्री ने जवाब दे दिया, उसके बाद बृहस्पति से क्या करोगे सो बताओ? नहीं, ये पूछ रहा हूं। सुन लीजिए तो पूरी बात वही कह रहा हूं। नहीं, आप फ्रांस चले गए थे ना, फ्रांस नहीं जाओ, यही बताओ जी। प्रधानमंत्री जी सदन में जब आएंगे तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे क्या कि हमने मणिपुर में कुछ ऐसा कर दिया कि देखो मणिपुर में शांति हो गई, हमने मणिपुर में अपील किया था कि हिंसा को रोक दो, देखो वहां शांति हो गई। वहां के मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा कि एक जो वीडियो वायरल हुआ है वैसे सैकड़ों केसेस हुए हैं, वहां पे शांति हो, क्या यही कहेंगे क्या प्रधानमंत्री जी? अरे प्रधानमंत्री जी का पोल खुल जाएगा वहां पे, आप देखिएगा अमिताभ जी, और ये चर्चा सालों तक रहेगा, 2024 के चुनाव तक रहेगा। आप क्या समझ रहे हैं इसको? मामूली हल्के में मत लीजिए। मणिपुर देश का एक राज्य है जो चल रहा है, 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 10,000 घर फूके जा चुके हैं, अब रुक जाओ भाई। अरे भाई मुझे दीपक, 4,000 हथियार, ठीक, अब रुक दी इनकी आवाज। दीपक रंजन, वही प्रश्न मेरा, आपने कहा, हम सारे इंडिया ने कहा, डॉट वाला इंडिया, कि भाई हम लोग प्रधानमंत्री को सदन में लाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। बुध बृहस्पति शुक्र में इन दिनों में प्रधानमंत्री आ जाएंगे, नो कॉन्फ्रेंस पर चर्चा हो जाएगी, 5 घंटे 7 घंटे 8 घंटे, जिसके जितने सदस्य हैं उसके हिसाब से टाइम मिल जाएगा, सारे नेता बोल लेंगे, ठीक। जो विषय जिसको जरूरी लगेगा वो उस पर फोकस कर लेगा, प्रधानमंत्री उत्तर देते हैं, उत्तर हो गया, हम मान के चलते हैं, मान लीजिए, देन फिर नेक्स्ट अगला दिन भी आएगा, तब क्या होगा?
तब एजेंडा क्या है आपका इंडिया का? यहाँ पर डॉट ऑल इंडिया, यहाँ पर डॉट ऑल इंडिया, यहाँ पर डॉट ऑल इंडिया, यहाँ पर समूचा इंडिया चाहता है, इनसे जवाब चाहता है आदरणीय प्रधानमंत्री। और आपने पूछा ना कि आफ्टर नो कॉन्फिडेंस मोशन व्हाट, देखिए सदन में बहुत सी चीजें आएंगी और इंडिया अलायंस के जितने भी सांसद हैं राज्यसभा में, जितने भी लोग सवाल जवाब करेंगे कि आपका अगला एक्शन क्या होगा मणिपुर को लेकर, आप क्या वहां के चीफ मिनिस्टर को आप सस्पेंड करने जा रहे हैं, बर्खास्त करने जा रहे हैं, टर्मिनेट करने जा रहे हैं, और वहां पर अगर लॉ एंड ऑर्डर आप बहाल करेंगे तो कैसे करेंगे, और वो जो भी जवाब देंगे वो पूरा देश पूरा दुनिया देखेगी। और अगर उसके बाद भी ठोस कार्रवाई नहीं होगी, ठोस संतोषजनक जवाब नहीं होगा, तो हम जनता की अदालत में जाएंगे। समूचा विपक्ष वैसे ही जाना जनता की अदालत में 24 में, जनता की अदालत में तो हम लोग हैं वहां पर, वो तो वैसे ही जाना है। नहीं तो सदन को फिर बंद कर दीजिए, ताला लगा दीजिए सदन को। नहीं, जनता की अदालत में तो ऐसा थोड़ी कि कोई वैकल्पिक है, वो तो जाना ही है। जनता की, देखिए मेरी पूरी बात आ जाती है। सदन में तो नेता सदन है, नेता प्रतिपक्ष है और सारे लोग हैं, कार्यकर्ता, हम लोग तो जनता के बीच में जा ही रहे, लेकिन सदन में जो बात आएगी, सदन के ऑन रिकॉर्ड आएगी और फैक्ट आएगा। और सदन में जब उनकी बात आएगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन में जो उनका जवाब आएगा, तो जवाब में विपक्ष उनसे यही चाहेगा कि आप भाई वहां पे एन वीरेंद्र सिंह जी को आपका बर्खास्त कर रहे हैं, अगर बर्खास्त नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? वहां पे धारा 355 लागू हुआ, जो धारा 355 केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कई बार आदरणीय गृह मंत्री जी वहां पर गए, 4-5 बार गए, तो गृह मंत्री जी के सवाल से जवाब से इसीलिए आदमी संतुष्ट नहीं है, समूचा हिंदुस्तान संतुष्ट नहीं है कि आप इतने बार गए, उसके बावजूद भी घटनाएं घटी। तो इसलिए आदमी नेता सदन से जवाब चाहता है। और नेता, ये सही है कि हमारा संख्या बल हमारी नहीं है, हो सकता है संख्या बल के आधार से, लेकिन बहुत सी चीजें जो है वो जनता के बीच में आगे बात, अब रिपीटिशन हो रहा है, आगे बात आगे। दीपक रंजन का जोर इस पर रहा कि ऑन रिकॉर्ड चीजें आ जाएंगी। हाँ, अच्छी बात है, आ जाएंगी, उसका भी बड़ा महत्व होता है, इतिहास में दर्ज हो जाती है। लेकिन मैं छोटी बात कहूँगा नए लोगों से, है ना, उनको इस बात को जरूर समझना चाहिए। एक दौर में असम उग्रवाद से पीड़ित था, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने चुनाव कराने का फैसला कर दिया, पूरे असम में उसका विरोध हुआ। आंकड़ा कहता है कि 5000 से ज्यादा लोग मारे गए उस प्रक्रिया में, लेकिन इंदिरा जी थी, ना गो अहेड, इलेक्शन हो गया। क्या भारत की संसद में सब कुछ कहा गया, ठीक, 5000 लोग बहुत होता है, बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। रत्नाकर जी अभी बीच में नहीं, मेरे बीच में नहीं, ठीक। मैं पूछूं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी किसी को याद है कि क्या कहा गया था उस वक्त? हम ये अपेक्षा ननकू से कर रहे हैं और रजाक से कर रहे हैं। आपको याद है कि उस वक्त असम को लेकर क्या कहा गया था? 2012 में नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंसी पर फुल फ्लेजेड डिबेट हुई थी लोकसभा में। 40 मिनट अडवाणी बोले थे नेता विपक्ष के तौर पर। आपको याद है क्या सरकार ने कहा था और क्या अडवाणी ने कहा था? इसलिए मैं कह रहा हूं मित्र, ठीक, अच्छी बात कही राघवेंद्र जी, विपक्ष कह रहा है कि भाई उसके बाद हम जनता में जाएंगे, जो भी जवाब आप देंगे उस जवाब को लेके जनता में जाएंगे। अमिताभ जी, इन्होंने जो हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र और कांग्रेस के मित्र बैठे हैं, इन्होंने काल्पनिक प्रश्न भी कर लिया जी, काल्पनिक जवाब भी दे दिया, लेकिन अभी सदन में नहीं गए। ये लोग काल्पनिक दुनिया में ही जी रहे हैं। भाई, क्या देश की जनता ये नहीं देख रही कि मणिपुर के विषय में हम लोगों का क्या दुख है? सदन में आप कितनी चर्चा कराई आपने? हम तो चर्चा कराने के लिए तैयार थे, आपने चर्चा कराई क्या? देश के गृह मंत्री, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है क्या? सीधे जिम्मेदारी गृह मंत्री की होती है, उनको नहीं बोलने देंगे, देश के प्रधानमंत्री बोलेंगे, आप अपना विषय रखेंगे। अब ये कह रहे हैं देश की जनता सुनेगा। अरे मान्यवर, उत्तर प्रदेश की जनता, दोनों राजनीतिक दल जो बैठे हुए हैं, आपको हाशिए पर लाके खड़ा कर, इन्हीं राजनीतिक गतिविधियों के कारण, इन्हीं राजनीतिक कारगुजारियों के कारण, किसी की एक लोकसभा से, किसी की 2 लोकसभा से दम पल रहे हैं देश की जनता। अरे आप अरे अहंकार नहीं, विश्वास है कि हमें विश्वास है, अहंकार की बात न करो। इस प्रकार की राजनीतिक रूपकबाजी बंद करिए। देश के प्रधानमंत्री जब सदन में बोलेंगे, आप लोग के पसीने छूट जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री को बोलने तो दीजिए, आप लोग कुछ करते हुए नजर आएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी कब चर्चा करने को मना कर रहे हैं? भाई, सदन में आप लोगों ने हिस्सेदारी की क्या? सदन का समय खराब करते रहे लगातार।
काले कपड़े बाहर पहन बाहर के कपड़े पहन के चर्चा नहीं कर रहे। नहीं नहीं, उनका मन वो किसी रंग के कपड़े पहने, इसमें क्या तकलीफ है भाई? वो काले पहने, लाल पहने, लाल डायरी के रंग के पहने, कुछ पहने, नहीं रंग में मत पड़ो भाई, रंग तो उनकी आजादी है, सबकी आजादी है, कुछ भी पहने। हाँ? लेकिन इसे राजनीतिक रूपकबाजी बनना, वो गुलाबी रंग का पहने, काले रंग का पहने, उनकी मर्जी। ठीक ठीक है राघवेंद्र भाई, ठीक है जी। अरविंद जी, एक छोटा सा सवाल आपसे कि मानकर चलते हैं कि बहस हो गई 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, जो भी स्पीकर बीएससी में तय करेंगे, उस दौरान सब अपनी बात कह लेंगे। हमने तो जाने कितने विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव देखे, ठीक। उसके बाद प्रधानमंत्री बोलते ही, चाहे इंदिरा गांधी हो और चाहे नरेंद्र मोदी हो, एक परंपरा है कि प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्ड करेंगे। उसके बाद फिर अभी सारा विपक्ष का राजनीतिक अभियान एक सिंगल पॉइंट पर टिका है, प्रधानमंत्री को सदन में बोलना है, मणिपुर बुलवाना है, मणिपुर पर, ठीक। मान लीजिए मैंने अपनी सारी ऊर्जा एक बिंदु पर लगा दी कि भाई ऐसा होना चाहिए और वैसा हो गया, देन उसके बाद फिर व्हाट नेक्स्ट? देखिए, उसके बाद की चिंता दुर्भाग्य से विपक्ष को नहीं है। अमिताभ जी याद करिए, एक समय में पूरा नॉर्थ ईस्ट जला करता था, और नॉर्थ ईस्ट की बात हम क्यों करें, पूरा पंजाब और जम्मू कश्मीर और दिल्ली में भी आए दिन बम विस्फोट होते थे, और वो शासन किसका था? कांग्रेस का था। आज कांग्रेस रोज घेर रही है, लेकिन उस स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर अटल बिहारी वाजपेयी जी हो या कोई भी बड़ा विपक्ष का नेता हो, जब राष्ट्रीय इंटरेस्ट का इश्यू आता था तो सरकार के साथ खड़ा दिखता था। आज वो विपक्ष में दुर्भाग्य से दायित्व बोध नहीं दिखता है। ये क्या कहना चाहते हैं? मणिपुर समस्या का समाधान केवल चर्चा से समाप्त हो जाएगा क्या? और सरकार पे दोषारोपण कैसे करेंगे? सरकार के गृह मंत्री सदन में कहते हैं कि आप आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। वो आपको पत्र लिख रहे हैं कि आप आइए, लेकिन आपको एक बहाना है कि 276 के तहत होगा। ये चेयर डिसाइड करेगा कि किसके तहत होगा। आपके जीत से बातें नहीं चलती है, या सत्ता पक्ष के जीत से बातें नहीं चलती है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं और लोकसभा के स्पीकर हैं। नियम के तहत वो तय करते हैं कि किसके तहत चर्चा होगी। आपको तो न राष्ट्रपति को सुनना है, न उपराष्ट्रपति को सुनना है, न सभा न स्पीकर को सुनना है। कोई भी ऐसी संवैधानिक पद और संस्था नहीं है जिस पे विपक्ष सीधे हमला नहीं करता है। अरे आप जो व्यवस्था दी जा रही है उस पर एक बार चर्चा करते और संतुष्ट नहीं होते तो फिर आप आगे आलोचना करते, लेकिन आप चर्चा के लिए ही तैयार नहीं थे। ठीक है, पहले मांग इनकी थी अमिताभ जी कि प्रधानमंत्री बयान दे। प्रधानमंत्री बयान दे दिया तो अब सदन के अंदर दे। अब सदन के अंदर लास्ट में बोलने की जब बारी आएगी तो इनका कंडीशन ये है कि पहले बोले। तो ये दिखाता है कि इनकी मंशा चर्चा की नहीं। ठीक है रत्नाकर जी, 30 सेकंड में क्या रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? सिर्फ 30 सेकंड, 2 बोलो चाहे 1 बोलो, 30 सेकंड। बस दो चीज बोलूंगा। अरे 2 बोलो चाहे 1 बोलो, 30 सेकंड। जी जी। देखिए अमिताभ जी, ये बार बार ये लोग कह रहे हैं, चाहे राघवेंद्र सिंह हो चाहे अरविंद सिंह जी हो, गृह मंत्री चर्चा करने के लिए तैयार है। आपने भी कहा, कैसे विपक्ष मान ले कि गृह मंत्री जो है वो चर्चा करेंगे तो उसमें कुछ रिजल्ट निकलेगा या परिणाम होगा? कैसे? यही गृह मंत्री जी 4-4, 5-5 दिन वहां जाते हैं। 4 मई को भी जा गए थे। 4-4, 5-5 दिन जाते हैं, वहां पे जाने के बाद वो बयान देते हैं कि सब चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे बीच में ना बोलें जी। आप मेरा हम्बल रिक्वेस्ट भैया 30 सेकंड है, संक्षेप में, लंबी पूरा संदर्भ नहीं बताओ, कट पॉइंटेड एक प्रश्न को जो है उठा दीजिए, लंबा उसका विश्लेषण। 4 मई को गए, 4 मई को गए, देश को बोले सब ठीक है, वहां शांति व्यवस्था बहाल, इसलिए आप नहीं सुनना चाहते उनको। ठीक है, ओके, ठीक है, इसलिए नहीं सुनना चाहते। अब आप लंबा भाषण दे रहे हो, आगे बात, आगे अब रुकना होगा। कैसे कोई विश्वास करेगा? हाँ, मत करिए, ठीक है, ठीक है। ये हास्यास्पद बातें होती हैं और संसदीय लोकतंत्र में ये हास्यास्पद बातें चलती नहीं। मैंने देखा शिवराज पाटिल अगर गृह मंत्री है तो शिवराज पाटिल ही बोले, ठीक। भाजपा को अच्छा लगे तो नहीं है सुने, और नहीं अच्छा लगे अपने घर जाके सो जाए। शंकरराव चौहान गृह मंत्री थे, अटल जी को अच्छा लगे तो सुने, नहीं दफ्तर में जाके सो जाओ, बोलेंगे चौहान ही ना। ये हाल बच्चों जैसी बातें नहीं करो। क्या बोले इस मास्टर की कैसे सुने, पीटी वाले मास्टर को बुलाओ, ऐसा नहीं होता। कैसी बचकानी बात करते हो? लोग संसदीय लोकतंत्र नहीं, अब इजाजत नहीं दूंगा, आप मेरा स्वभाव जानते नहीं। जो कहना था आपने अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से कहा,
बहस के दौरान। यह संसदीय लोकतंत्र का नेहरू के समय से आज तक की व्यवस्था है, इसका उल्लंघन कोई माई का लाल नहीं कर सकता। कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, सब मिलके आ जाओ, अकेले अकेले आ जाओ, इस व्यवस्था का उल्लंघन नहीं हो सकता। सदन में कौन उत्तर देगा ये मंत्रिमंडल ही तय करेगा ना, कि उसकी तरफ से कौन बोले। और उसमें भी एक सामान्य परिपाटी रही कि संबंधित विभाग का मंत्री बोलेगा। रेल दुर्घटना हो तो रेल मंत्री वक्तव्य देंगे। यही प्रक्रिया लाल बहादुर शास्त्री के समय से, ललित नारायण मिश्रा के समय से चली आ रही, जो आज तक लागू। वो राहुल गांधी के कहने से नहीं बदलेगी, खड़गे जी के कहने से नहीं बदलेगी, मायावती जी के कहने से नहीं बदलेगी, प्रियंका जी के ट्वीट करने से नहीं बदलेगी, सब मिलके चिल्लाओ तो भी नहीं बदलेगी। एक चीज आपको नहीं अच्छा लगे सो जाइए, ना और अच्छा नहीं लगे सेंट्रल हॉल में जाके कुछ खा पी के आ जाइए। यही करना होता है, हमने यही होते देखा। ठीक, सब लोग रह लिए सत्ता में, इसलिए यहां बैठ के बोलना आसान है, सदन का किस्सा हमको मालूम है। दूसरी नहीं, अब नहीं आएंगे मित्र, आगे आपने जो कुछ कहना था कह दिया दीपक। दूसरी एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात, ये भ्रम है तो दूर हो जाए, मेरा फर्ज है मैं वक्त से पहले वो भ्रम दूर कर दूं। सब मेरे मित्र हैं, कांग्रेस भी उत्साहित है, सपा भी उत्साहित है, वो भी उत्साहित है जो लोकसभा में नहीं है पार्टियां, उनकी उस भूमिका में नहीं होगी कोई उस बहस में, लेकिन वो भी उत्साहित है। मैं उन सबके उत्साह पर एक तकनीकी बात कह दूं, सवाल उठाना, इस जो वक्ता है जिसको समय मिला है चेयर से, उसको आजादी है, वो कोई भी सवाल पूछ सकता है। मणिपुर का पूछे, नागालैंड का पूछे, देवरिया का पूछे, राजस्थान का पूछे, होनोलुलु का पूछे, आजादी है। ठीक, एक कैसी व्यवस्था में कॉलन शकदर की एक किताब है, जो लोग पार्लियामेंट से यूज टू है वो जानते हैं, वही रूल बुक है भारत के संसद की। ठीक, उसमें ये कहीं नहीं कि जो बात उठाई गई किसी भी व्यक्ति ने, उसको जब सरकार रिस्पॉन्ड करेगी उस चर्चा को, प्रधानमंत्री नहीं गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करेगी, उसमें प्रधानमंत्री भी है। जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन है तो प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्ड करेंगे। वो हर व्यक्ति के हर प्रश्न का उत्तर दें, ये कहीं नहीं लिखा। मनमोहन सिंह को आजादी थी, नरसिंह राव को आजादी थी, अटल बिहारी वाजपेयी को आजादी थी, चंद्रशेखर को आजादी थी, चरण सिंह को आजादी थी, विश्वनाथ प्रताप को आजादी थी, इंदिरा जी को आजादी थी, वही आजादी नरेंद्र मोदी को भी हासिल है। ये समझ लीजिए ना, बाद में चिल्लाओगे, मैं अभी से बता दे रहा हूं भैया। ठीक, 500 सवाल उठते हैं, 500 सवाल उठते हैं। क्या प्रधानमंत्री किसी पार्टी का रहा हो, उसका विजडम जिन सवालों को उत्तर देने लायक मानता उन पर उत्तर दे देते, बाकी कहते बहुत बहुत धन्यवाद। और तीसरी बात और कह दे, दीपक जैसे हमारे नए लोगों के लिए बहुत उपयोगी बात है, लोकसभा में प्रधानमंत्री के वक्तव्य के बाद, उत्तर के बाद सप्लीमेंट्री का कोई प्रोविजन नहीं ना। जब बहस में सब बोल लेंगे तो प्रधानमंत्री बोलेंगे, और वो क्या बोलेंगे ये कोई तय नहीं कर सकता, ये जान लीजिए। बाद में बाहर निकल के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, लेकिन वहां व्यवधान नहीं कर सकते। वहां इतना ही कर सकते हो कि भाई हमको नहीं समझ में आ रहा, हम बाहर जा रहे हैं। ठीक है, सेंट्रल हॉल चले जाइए, वहां कॉफी मंगाइए, टोस्ट मंगाइए, खाइए, ये घर चले जाओ। दो ही बातें हैं, ये बड़ी कड़वी बात है, लेकिन मैं बता ही दे रहा हूं। मैंने इतने प्रधानमंत्रियों को देखा, देवेगौड़ा की सरकार जब जा रही थी, तो जब देवेगौड़ा बोले तो उन्होंने अंत में सीताराम केसरी के को सार्वजनिक अभिनंदन कर दिया हाउस में, ओल्ड मैन इन हरी, उनके कपड़े उतार दिए समझ लो एक तरीके से। कांग्रेस के अध्यक्ष थे केसरी। तो उसके बाद कांग्रेस को यह अनुमति नहीं दी गई कि नहीं अब आप देवेगौड़ा के कपड़े उतार दो, ना ना, बाहर जाके बोलिए फिर जो बोलना है। ये बात को समझना होगा समाजवादी मित्रों को भी, बसपा के मित्रों को भी, अरविंद केजरीवाल को भी। और एक और नई बात जो मैंने कही थी, उस पर ज्यादा चर्चा हमारे मित्रों ने नहीं की, रत्नाकर भाई ने उसको घुमा दिया। खैर ठीक है, उन्होंने अपने पार्ट पर क्लेवरली घुमा दिया, लेकिन ना राष्ट्रीय मुद्दा हो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो, ब्रह्मांड का मुद्दा हो, जिसकी जहां सरकार है उसके लिए वहीं का मुद्दा सबसे बड़ा।
अरविंद केजरीवाल की पार्टी से पूछिए, दिल्ली में अगर बाबू चपरासी उनके कहने से नहीं हटे, ऐसी व्यवस्था पर संसद की मोहर लग गई, तो वो कहेंगे मैं कांग्रेस की पालकी क्यों ढोऊं भाई, जब हमारा यही नहीं बचा पाए और हमसे कान में कहे थे चिंता नहीं करो हम सब व्यवस्थित कर देंगे। क्या आज का अंक गणित राज्यसभा का इंडिया के विरुद्ध हो गया ड्यू टू वाईएसआर कांग्रेस। क्यों भाई, आप मैनेज क्यों नहीं कर पाए? अब केजरीवाल क्या करेंगे? उनको संयुक्त राष्ट्र संघ में चेयरमैन तो बनना नहीं, उनको तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ अधिकार चाहिए भाई, और वो अध्यादेश उनके इन अधिकारों पर स्थायी तौर पर एमसील लगा देगा। सील नहीं, एमसील, बिल्कुल जाम। क्या 3 लोगों की कमेटी फैसला करेगी, जिसमें एक मेंबर ये होंगे अरविंद केजरीवाल और 2 मेंबर इनके अपोजिशन में होंगे, बहुमत से फैसला होगा, बात खत्म। ये आज सोमवार को हो जाएगा। मेरी बात में अब बहुत इंतजार नहीं करना, सोमवार को यह घटना घट जाएगी। उसके बाद आम आदमी पार्टी की रुचि आप देख लीजिएगा धरने में, प्रदर्शन में। क्या और एक बात मैं कहूं कि कांग्रेस ने कहा कि हम उसके बाद जनता में जाएंगे, ठीक बात है। आप राफेल पर जनता में गए थे, उसके बाद जनता ने वोट दिया, क्या हुआ? आपने मंच से कहा चौकीदार चोर है, आपकी सीट आई 44 या 54। क्या ये ना जनता में गए थे ना, कोई सीट अपने मन से तो लिख नहीं लेगा। नोटबंदी के बाद आप जनता में गए, जीएसटी के बाद जनता में गए, गब्बर सिंह टैक्स गए ना, जनता ने परिणाम दिया। वो परिणाम भाजपा कांग्रेस का नहीं हो सकता, वो तो जनता का परिणाम है। नहीं, इसको तो स्वीकार करो। भारतीय जनता पार्टी की जब 2 सीटें थीं तो वो भी जनता की दी हुई थी, और 303 है वो भी जनता की दी हुई है। फिर इतनी चिढ़ क्यों, इतना तीखापन क्यों? लोकतंत्र ऐसे तो नहीं चलता। इतना कड़वापन आपस में क्यों? ऐसा लगता है एसिडिटी है, हाइपरटेंशन है, क्यों? इस देश ने पंजाब का दौर नहीं देखा क्या? देखा तो क्या मारपीट करने लगे थे? नहीं ना, कुर्बानियां हुई। 35 साल कश्मीर का दृश्य नहीं देखा क्या देश ने? देखा ना, क्या किया? कहा जा रहा है कि गृह मंत्री गए और उनने लौट के कहा ठीक है, और फिर गड़बड़ हो गया। ठीक बात है। पंजाब में बेअंत सिंह में कार जब मार दिए गए थे मुख्यमंत्री विस्फोट में अपने दफ्तर के पोर्टिको में, तो उससे पहले क्या सरकार ने कहा था कि ये मार दिए जाएंगे? नहीं ना, ये कहा था कि अब स्थिति कंट्रोल में है। इंदिरा जी की हत्या हुई, उससे पहले क्या कहा गया था कि नहीं मामला बहुत ही कैड़ा हो गया, हत्या हो सकती है? नहीं ना। देश के विषय को देश की दृष्टि से देखिए। 24 में चुनाव है, फिर 29 में चुनाव है, चुनाव होते रहेंगे मित्र। देश को देश की दृष्टि से देखिए। सरकारें तो चलती रहेंगी, आती रहेंगी। कल आज ये है, कल आप भी आ सकते हो, कल नहीं आओगे चलो परसों आ जाओगे, ये रोटेशन चलता रहेगा। जन्मजात कोई सरकार का वो नहीं, वो कांग्रेस का जो एक माइंडसेट था कि हम बाय बर्थ रूलिंग पार्टी हैं, वो जनता ने हटा दिया। आप भी वैसे ही हैं जैसे दूसरे दल हैं, बात खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा को यह भ्रम हो गया था कि हम ही 2 लोग मिलकर राज करेंगे इस सूबे में, कभी ये कभी हम। जनता ने वो बात खत्म कर दी। अच्छी बात है, जनता रोटी अलटती पलटती रहती है, तो कम से कम सब लोग एक दायरे में रहते हो। स्पीड गवर्नर लगा लेती है जनता, वरना तो बेलगाम हो जाएंगे आप लोग। मणिपुर की चिंता होनी चाहिए। मणिपुर पर अकाउंट सेटल करने से मणिपुर नहीं सुधरेगा, वहां की स्थिति नहीं सुधरेगी। वहां के जो जमीनी मसले हैं
उन पर जब काम होगा, जो स्थानीय थे वो बाहरी बना दिए गए, बाहरी स्थानीय हो गए, इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा देश को, तब मणिपुर में शांति होगी। ऐसी शांति नहीं होगी हम काला कपड़ा पहने, ये सफेद पहने, इससे मणिपुर शांत नहीं होगा। धन्यवाद।